शार्क टैंक पे गए थे तो अमन गुप्ता ने कहा था कि फटोगे या फोड़ोगे। जब से 9 साल की थी तब से मेरा ड्रीम था। लोगों का ड्रीम होता है कि बड़े होके हम ये बने वो बने, बहुत पैसे कमाएं, बट मेरा ड्रीम था कि मैं अपने घर वालों को, स्पेशली अपनी मम्मी और अपने दोनों भाइयों को, मेरे घर में जो अब्यूजिव सर्कमस्टांसेस चल रहे थे उनसे निकालूं। क्योंकि राम वनवास नहीं गए होते तो वो भगवान राम नहीं बनते। जब पैसे नहीं होते आपके पास ना, तो वो कहते हैं ना, मरता क्या ना करता। तो आप सीख तो सब कुछ लेते हो। जब आपके ओके। पास 5-6 हजार रुपए महीने के देने के भी नहीं रहते हैं तो आप सीख सब कुछ लेते हो। शिलाजीत, जिसके बारे में लोगों के अंदर बड़े मिसकंसेप्शन है कि शिलाजीत रेजिन जो होता है वो हिमालय के रॉक से निकलता है। शिलाजीत की ओरिजिनलिटी को लेकर काफी डाउट्स हैं, एंड प्लीज बी वेयर दैट मार्केट में बहुत डुप्लीकेट क्वालिटी भी मिलती है। जो इंटेंट है कंजम्पशन का वो सिर्फ सेक्सुअल पर्पसेस के लिए ही है। डेफिनेटली गिव पतंजलि ड्यू क्रेडिट टू ब्रिंग आयुर्वेदा इन टू मेन द स्ट्रीम। सेंटर स्टेज, एंड ऑल्सो उसको घर घर तक पहुंचाने का जो क्रेडिट है वो पतंजलि को जरूर जाता है। एंड आई थिंक उसका ड्यू क्रेडिट मैं मोदी जी को भी देना चाहूंगी। ओके, मोदी जी आपको नहीं हेल्प कर रहे हैं? हेलो एंड वेलकम टू द अरुण पंडित शो। और आज हमारे जो गेस्ट हैं, इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत करी थी बहुत ही कम, बिना किसी रिसोर्सेस के, और आज इनकी कंपनी की वैल्यू है 500 करोड़ रुपए की। इन्होंने आयुर्वेदा को मेन स्ट्रीम बनाया, आजकल की जनरेशन को यूज करने लायक बनाया। इनका मैसेज और इनकी स्टोरी दोनों ही बहुत इंपावरिंग है। सो आई वेलकम श्रीधा जी ऑन द अरुण पंडित शो। सो हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी अरुण जी। श्रीधा जी, आपकी स्टोरी लगभग बहुत लोग जानते हैं, पर जो ऑडियंस हमारी आपको नहीं जानती है, सो उनके लिए हु इज श्रीधा? मैं एक बहुत ही सिंपल सी लड़की हूँ। यूपी के एक बहुत ही छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। और जब से 9 साल की थी तब से मेरा ड्रीम था। लोगों का ड्रीम होता है कि बड़े होके हम ये बने वो बने, बहुत पैसे कमाएं, बट मेरा ड्रीम था कि मैं अपने घर वालों को, स्पेशली अपनी मम्मी और अपने दोनों भाइयों को, मेरे घर में जो अब्यूजिव सर्कमस्टांसेस चल रहे थे उनसे निकालूं। क्योंकि मेरे घर में बहुत लड़ाई झगड़ा मारपीट और बहुत ही सैड सर्कमस्टांसेस चलते थे। तो उस कारण 14 साल की उम्र में इनफैक्ट मेरे को और मेरे दोनों भाइयों को और मेरी मम्मी को घर से निकलने को बोल दिया गया था। और हमें ये नहीं पता चल रहा था कि हम करें क्या। हम स्कूल जाते थे। मेरे दोनों भाई बहुत छोटे थे, एक मुझसे 8 साल छोटा, एक मुझसे 11 साल छोटा है। मम्मी हाउसवाइफ हैं। रात को 11 बजे जब हमें घर से निकलने को बोला गया तो हम लोग कहीं अपने नेबर्स के यहाँ जाकर रुके थे। कुछ दिनों के बाद सिचुएशन सॉल्व हुई थी, लेकिन एंड आपको पता है इंडिया में लेडीज का क्या सिचुएशन रहता है। उनको लगता है कि हाय, समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, रिलेटिव्स क्या कहेंगे। तो फिर मैंने एक 26 रुपए की जॉब मैकडॉनल्ड्स में पकड़ी थी, जिससे मैं सुबह तो स्कूल जाती थी, शाम को मैं 26 रुपए की जॉब करती थी मैकडॉनल्ड्स में, और एक वो अच्छा सा बर्गर देते थे जिससे मैं बहुत खुश हो जाती थी। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके क्या एज रही होगी आपकी इस टाइम? 14-15 साल की। तो मैंने थोड़ी अपनी स्कूलिंग जल्दी शुरू कर दी थी। तो मैं नासिक में थी। नासिक के पास एक छोटा सा आर्मी कंटोनमेंट है, देवलाली करके। तो वहाँ पर मैं डेली 22 किलोमीटर बस पकड़ के जाती थी। और वहाँ पर एक मैकडॉनल्ड्स है, तो वहाँ पर जॉब करती थी। वीकेंड्स पे फुल टाइम जॉब करती थी, ऐसे पार्ट टाइम जॉब करती थी। एंड उस पैसे से ऐसा लगता था कि वाह, ये अपने पैसे हैं और अपने घर वालों को मैं कुछ दे पा रही हूँ। एंड वो थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके घर वालों के लिए, मम्मी के लिए हेयर क्लिप्स ले ली, कभी चॉकलेट ले आई भाइयों के लिए। एंड ज़रूरतें भी कैसी होती थी मैं आपको अगर बताऊं, कि रक्षाबंधन पे 10 रुपए की राखी ले आए, 100 ग्राम मिठाई ले आए, उससे राखी मना लिया। और ज़रूरतें ना कई बार इतनी छोटी होती हैं, बट उनसे जो खुशियाँ मिलती हैं वो इतनी बड़ी होती हैं कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो मेरी लर्निंग ये रही है कि पैसा जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो आपको तोड़ नहीं सकता अगर आप ठान लें कि आपको उससे जीतना है। और वो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत अर्ली एज में ये लर्निंग मिल गई। एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरी मॉम ने मुझे बहुत सपोर्ट करा। एंड आई थिंक इंडिया में ये बहुत सारे घरों में होता है। मेरी जर्नी सामने आई है, एंड
मुझे शायद ये लगता है कि लड़कियों के साथ होता है और लड़कियां दब के रह जाती हैं, बट इस जर्नी के थ्रू शायद मैं घर का बड़ा बेटा बन गई एंड अपने भाइयों के लिए मैं घर का फादर भी बन गई। मैं वो एक एग्जाम्पल रही हूँ कि जहाँ पर मेरी मम्मी ने अपनी अंगूठियाँ बेचकर, अपनी चूड़ियाँ बेचकर, वैसे भी उनके पास कोई खास ऐसी ज्वेलरी थी नहीं, बट वो सब बेचकर मेरे लिए छोटा सा लैपटॉप खरीदा जिससे मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी, एमबीए करी, और मैंने पार्ट टाइम जॉब करके फिर मेरे डैड की पोस्टिंग आ गई थी पटियाला में, उसके बाद अम्बाला में। तो मैंने फिर पार्ट टाइम सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर बन के और इंग्लिश ट्रेनिंग वगैरह करवा करवा के पार्ट तो टाइम आप जॉब कॉलेज करके। भी जाते थे और इधर पार्ट टाइम जॉब भी बिल्कुल कर। बिल्कुल। तो ओके। वैसे फनी फनी चीज़ें करती थी, मैं आपको क्या बताऊँ, एक एक दो दो हज़ार रुपए के लिए। तो मुझे कहीं पे जॉब ऑफर आई थी 10,000 रुपए की, अगर तुम एक जगह जॉब करोगी तो 10,000 रुपए मिलेंगे। बट मैंने अपना बहुत ही शातिर दिमाग लगाया कि अगर मैं 2 जगह आधा आधा दिन काम करूंगी, मतलब पार्ट टाइम करूंगी, तो भले ही वो 20,000 हो जगह जाएंगे। नहीं, हाँ। तो 6,000 मिलके 12,000 रुपए मिलेंगे। ओके। तो वो 2,000 रुपए के लिए मैं बिल्कुल धूप में 7 किलोमीटर स्कूटी पे चला के जाती थी। मतलब इतना दिमाग नहीं लगाती थी कि अरे फ्यूल लगेगा, इतना टाइम वेस्ट होगा, बट वो 2,000 रुपए मुझे उतने मैटर करते थे वो महीने के। तो हम ये कह सकते हैं आप तब से पैसों को प्यार करते हो। ज़रूरत थी मेरी, ओके। मेरे घर वालों के लिए ज़रूरत थी, वो मेरी नीड थी। वो मेरे पैसों का लालच और प्यार नहीं था, वो वो नीड थी मेरी आपकी। नीड थी, क्योंकि मुझे मेरे घर वालों को खाना देना था। हमारे घर में 5 कमरे हुआ करते थे, बट मैं और मेरी फैमिली एक रूम में बंद रहते थे। मुझे याद है हम मेरी मेड के घर पे खाना खाते थे। हमें हमारे घर में सारे रूम्स में एसी था सिवाय हमारे रूम के। और आपको पता है यूपी, पंजाब, हरियाणा में कितनी गर्मी होती है, लेकिन सारे रूम्स बंद होते थे, हमारे रूम की इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर दी जाती थी। तो इट वाज अ डिफिकल्ट मतलब कौन कर एनवायरनमेंट टू देता बी था इन। ऐसे? मेरे फादर। ओके। So it was a difficult situation to be in. And when I talk to people, when I talk to females, there are a lot many जो कि डोमेस्टिक वायलेंस, अब्यूसिव रिलेशनशिप्स का शिकार हैं। बट आई एम फॉर्चुनेट दैट, फॉर्चुनेट तो क्या बोलूँ, आई हैव वर्कड वेरी हार्ड फॉर इट। You earned it. फॉर्चुनेट नहीं बोलूँगी मैं, आई हैव जस्ट वर्क वेरी हार्ड फॉर इट। फिर मैंने जब 2014 में अपना करियर शुरू करा, तो मुझे ऐसा, वो कहते हैं ना, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल दिखने लगी। एंड 2015 में मैंने ये ठान लिया था कि भले ही मेरी सैलरी जितनी भी हो, मुझे बस एंड चीज़ें बद से बदतर होती जा रही थी। तो 2015 में मैंने अपने घर वालों को घर से निकाला। एंड अम्बाला में ही, भले ही वहाँ पर मेरे डैड पोस्टेड थे, बट मैंने एक दूसरे छोटे घर में मूव कर दिया। तो वो जो आई रिमेंबर कैटेगोरिकली, जो उन्होंने कपड़े पहने थे सिर्फ वो ही था उनके पास, एंड दे हैड नथिंग एल्स। और जो हैंडबैग मम्मी के पास था और जो भाइयों ने कपड़े पहने थे, अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैड नथिंग एल्स। एंड टुडे They have everything. दे हैव एवरीथिंग, तो thanks to you. थैंक्स टू all of us, my team, my Um, husband. आई गेस श्रीदा जी, ये जो जर्नी रही है कहीं ना कहीं इसने आपको एम्पावर किया है। और अभी भी बिजनेस में आपको कई प्रॉब्लम्स आती होंगी, वो अब छोटी लगती होंगी आपको। तो कई बार कहते हैं ना कि मैं जय किशोरी जी के साथ पॉडकास्ट कर रहा था, कि अगर राम वनवास नहीं गए होते तो वो भगवान राम नहीं बनते। वो वनवास का क्या जो बात बोल फेज दी है, आपने। वो आपका वो फेज रहा है जिस वजह से आज आप श्रीदा है एंड 5 करोड़ वैल्यूएशन है इन ऑल, एंड अभी आप भगवान की दया से और आगे जाएंगे। इसके बाद की जर्नी आप बिजनेस में कैसे आए उसके बारे में बताइए। सो ह्यूमन बॉडी जो होती है ना, वो प्रॉब्लम्स को अलग अलग तरीकों से दर्शाती है। तो किसी के बाल झड़ने लगते हैं, कोई वेट पुट ऑन कर लेता है, कोई वेट लूज कर लेता है, कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई लोग गॉड फॉरबिड सुसाइड कर लेते हैं। तो मेरी बॉडी में, पूरी बॉडी पे रैशेस, अर्टिकेरिया, स्किन एलर्जी हो गई थी। तो मुझे ये जितनी भी सिचुएशंस मैंने आपको बताई मेरे लाइफ में बहुत अर्ली एजेस से चल रही थी। सो 2014 से लेकर 2017 तक मुझे ये अक्यूट स्किन इशू हुई, जिसका नाम हाइव्स अर्टिकेरिया था। तो मैंने बहुत ही मॉडर्न, जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट्स बोलते हैं जिनको, तो मैंने मॉडर्न मेडिसिन से इसका सोल्यूशन ट्राई करा। एंड मैं और मेरे हस्बैंड परम भार्गव, जो आज को फाउंडर भी हैं मेरे द आयुर्वेदा को एंड खादी एसेंशियल्स में,
तो हम लोगों ने दिल्ली एनसीआर के जितने भी डर्मैट से हमने ट्राई करा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि फर्स्ट सोल्यूशन आपका यही होता है कि यार दवाई ले लो सॉल्व करो, सिर दर्द हुआ दवाई ले लो करेक्ट। सॉल्व कर लो, कोई भी प्रॉब्लम है दवाई लो सॉल्व करो। तो वो सोल्यूशन मिल नहीं रहा था, वो बस सप्रेसिव और सिम्टोमेटिक सोल्यूशन मिल रहा था। बट 2017 में व्हेन आई वाज गोइंग टू गेट मैरिड, तो मेरी मॉम ने कहा कि यार कुछ लॉन्ग टर्म सॉल्व करो ना, ये क्या प्रॉब्लम आई दबा दिया आगे बढ़े, ये क्या तरीका हुआ लाइफ में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। एंड करियर है, सब कुछ है, बट खुद सफ़र कर रहे हो ये भी तो ठीक नहीं है कि बस दुनिया को बचाने चले हो, खुद को भी तो देखो। तो then when we got married, we started traveling together and we opened our eyes towards alternate medicines जैसे होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा। मेरा आयुर्वेदा में बिलीफ था, बट मुझे ये नहीं पता था कि इतनी बड़ी और इतनी लॉन्ग सर्विंग प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो सकती हैं। तो एर्नाकुलम में एक डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरी बॉडी में पित्त दोष बहुत बढ़ा हुआ है, बिकॉज एंड ना अगर साइकोलॉजिकल इश्यूज की वजह से, अर्टिक एरिया का ना एक बहुत बड़ा रीजन साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होते हैं। इट इज़ अ साइकोटिक डिसऑर्डर ओके। जो स्किन पे आ जाता है। तो जो कि मुझे नहीं पता था, एंड आई वॉज ऑल्सो टेकन अबैक कि यार मेरी इतने सालों की प्रॉब्लम, मैंने इतने डॉक्टर्स को दिखाया, आप ऐसे कैसे एक पित्त दोष बोल के डिस्कार्ड कर रहे हो मतलब मैं पागल हूँ क्या। तो बट उन्होंने फिर जब समझाया पूरा, एंड उन्होंने बताया कि आपको ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। एंड ऐसा नहीं था कि मुझे हिमालय की चोटी पे जाकर 2 साल वनवास करना था। इट वॉज वेरी सिंपल, एंड सो मैंने वो चीज़ें करनी शुरू करी, एंड 3 महीने में प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक रिजॉल्व हुई, एंड 6 महीने में इट वॉज कम्प्लीटली गॉन। दैट्स व्हेन आई अंडरस्टूड एंड रियलाइज द पावर ऑफ आयुर्वेदा। एंड बट व्हेन आई केम बैक टू नॉर्मल लाइफ, एंड मैंने जब अपने फ्रेंड से बात करनी शुरू करी, तो मुझे लगा कि मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन मेरे फ्रेंड्स को अभी भी वो अनकूल, इनफेक्टिव ही लगेगा, मेरे कलीग्स, बिकॉज आई वॉज वर्किंग बैक देन। तो फिर मुझे लगा कि यार यूथ को कनेक्ट करने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज अगर मेरे को इतनी इनहिबिशन थी आयुर्वेदा को लेके अपने दिमाग में, तो मेरे आसपास भी तो सब मेरे जैसे ही हैं, तो सबको इनहिबिशन है। So that's when the idea of doing something which relates youth with Ayurveda came in, and that's how that started. सो टैग स्टार्ट हुआ कि पहले तो खादी एसेंशियल आया सबसे पहले खादी एसेंशियल स्टार्ट हुआ ओके। था। सो ये जब आपकी ये बीमारी क्योर हुई तो उसके बाद आपने खादी एसेंशियल स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने खादी एसेंशियल उसके स्टार्ट पीछे किया का था। क्या आइडिया था आपका कि आइडिया तो देखिए सेम ही था, बट तब प्री कोविड एरा था। आयुर्वेदा में हमें कुछ करना था, और उस टाइम पे प्री कोविड एरा के सेंटिमेंट्स अलग थे, कंज्यूमर बिहेवियर अलग था। हमें एक ऑफलाइन बेस्ड कंज्यूमर एक्सपीरियंस सेंट्रिक ब्रांड बनाना था, जो कि एक प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट करता, बिकॉज हमें अमेजिंग क्वालिटी प्रोडक्ट देना था। एंड जब तक हमने लॉन्च करा, 2017 में जब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, तो हमने 1.5-2 साल की रिसर्च करी। 2018 में परम ने उनकी जॉब छोड़ी, 2019 में मैंने जॉब छोड़ी। खैर वो भी एक अलग ही घर में महाभारत हुई थी, क्योंकि मेरे लिए जॉब छोड़ना बहुत बड़ी चीज़ थी। मैंने जो आपको घर की सिचुएशंस बताई, उस टाइम तक भी मेरे पास कोई सेविंग्स जो थी वो मैंने इसमें डाल दी थी। एंड मेरे घर वाले अभी भी डिपेंडेंट ही थे, बिकॉज मेरे दोनों भाई अभी भी पढ़ रहे थे। मेरी मॉम अभी भी हाउसवाइफ ही थी, और अभी भी हैं। तो एक रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम उनको प्रोवाइड करना, एंड टू इंश्योर दैट उनके, क्योंकि मेरे खर्चे आई एम ओके टू रन विदाउट having a certain kind of lifestyle, and I'm a very normal person, ऐसा कुछ, but बहुत ही नॉर्मल सी लाइफस्टाइल है और थी भी। तो बट उनके लिए मुझे इंश्योर करना था कि एटलीस्ट, क्योंकि फीस नहीं रुक सकती, घर के रेंट नहीं रुक सकते, कुछ खर्चे नहीं रुक सकते। तो वो एक बहुत बड़ा डिसीजन था। आप अपने खर्चे रोक सकते हो, बट अपने घर वालों के नहीं रोक सकते। तो बट एंड घर वालों को लग रहा था कि ये दोनों तो पागल हो गए हैं। मतलब पहले तो लगा था परम पागल हो गया है, वो उन्होंने फिर भी सेटबैक झेल लिया था, लेकिन जब लगा था कि मैंने छोड़ दी है जॉब, तब तो फिर तो आपने जॉब पहले छोड़ी? नहीं, परम ने छोड़ी थी ओके। पहले। तो ज़्यादा वो थे एक्साइटेड इस बिजनेस के लिए? हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए वो ज़्यादा एक्साइटेड थे कि मुझे खुद का कुछ शुरू करना ही है। फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि अब तो उन्होंने सारी सेविंग्स लगा दी है, अब उनके पास किसी को सैलरी देने के पैसे तो है नहीं। एंड कितने टाइम में हो गया ये, मतलब जॉब छोड़ने के कितने टाइम में? मतलब विद इन 6-8 मंथ्स। ओके। हाँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कर दी है
और सो मैं भी काम तो करती थी, मतलब वेबसाइट की, ऐसे मुझे हमेशा से कोडिंग से डर लगता था। और मैंने कोडिंग सीख ली थी। फिर जो खादी एसेंशियल्स के पहले सेट ऑफ लेबल्स थे वो मैंने डिज़ाइनिंग सीख ली थी। तो बेसिकली जब पैसे नहीं होते आपके पास ना, तो वो कहते हैं ना, मरता क्या ना करता। तो आप सीख तो सब कुछ लेते हो। जब आपके पास 5-6 हज़ार रुपये महीने के देने के भी नहीं रहते हैं तो आप सीख सब कुछ लेते हो। ये तो मैंने लाइफ में सीख लिया है। तो आजकल जब बच्चे आते हैं ना कि यार आई कांट डू दिस श्रीधा, तो फिर मुझे लगता है डू नॉट गिव मी दैट प्लीज। तो वक्त सीखता सब हूँ। करा देता है। हाँ, आप करना चाहो तो आप सब कर सकते हो। श्रीधा जी, ये जो जर्नी है, जब आप जॉब कर रहे थे हाँ। और जॉब करने के बाद एक आया कि यार एक आइडिया, एक मेरे ऊपर काम किया, इस आइडिया ने, आयुर्वेदा ने मेरे ऊपर काम किया, अब मुझे इसका बिजनेस करना चाहिए, इसे औरों तक पहुंचाना चाहिए। ये बहुतों की लाइफ में होता है। बट जो मेन प्रॉब्लम है वो यही प्रॉब्लम है कि यार हम एक सेफ सिक्योर जॉब कर रहे हैं जिससे हमारी ब्रेड एंड बटर सब कुछ आ रहा है हमारे घर में, इसको कैसे छोड़ दें और अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। ये जो दुविधा है, ये डिलेमा जो है लोगों का, बहुत लोगों को नहीं स्टार्ट करने देता, बहुत लोगों की जर्नी शुरू नहीं करने देता। तो आपने भी गलती करी, आपने भी कहा कि 6-7-8 मंथ में आपका बजट उतना बिगड़ गया था। सो आप कुछ ऐसे टिप्स बताना चाहोगे कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो साथ में कर सकते हो या फिर इतना पैसे बटोर लो उसके बाद बिजनेस शुरू करो, ऐसा कुछ मुझे बताना लगता है चाहो? हमने गलती नहीं करी। वो जो 7-8 महीने के बाद बिगड़ा ना, उसके बाद ही सब ठीक हुआ। बिकॉज जब तक बिगड़ता नहीं है तब तक बनता नहीं है। बिकॉज लाइफ में ना आइदर और में ही चलती है लाइफ ना। सो पैरेलल में ये वाली सिचुएशन नहीं। जैसे हम शार्क टैंक पे गए थे तो अमन गुप्ता ने कहा था कि फटोगे या फोड़ोगे। लाइफ में ना, एंटरप्रेन्योरशिप में आप या तो फट सकते हो या फोड़ सकते हो। आप दोनों चीजें कैसे कर सकते हो पैरेलल तो में? आपको एक रिस्क लेना ही पड़ेगा पड़ेगा ही और पड़ेगा। आपको आप हमेशा श्योरिटी ये नहीं नहीं बोल रहेगी कि सकते सब कि कुछ लाइन से हाँ, जाएगा और सब कुछ सही जाएगा हमारा। बिल्कुल कि मंथ एंड पे मुझे सैलरी भी आती रहे बट मैं एक बिल्कुल फोर्ब्स में टॉप 100 एंटरप्रेन्योर्स में भी आता रहूं। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। दैट्स स्टूपिड टू इवन थिंक ऑफ। कि टैग का भी आइडिया आपके पास आया होगा, जी, उसके बाद जी। क्या क्या चैलेंजेस आए टैग को करने में, इंडियन कस्टमर ने क्या क्या चैलेंजेस आपको दिखाए, आपकी टीम की तरफ से क्या चैलेंजेस आए, तो वो पूरी जर्नी एक कि 500 करोड़ इज़ अ बिग नंबर जी, और हमको सुन के बहुत अच्छा लगता है जी। कि यार 500 करोड़ की तो बड़ी कंपनी होगी। और कहीं ना कहीं मन में सबके होता है यार हम भी कभी किसी दिन 100 करोड़ 500 करोड़ की कंपनी बनाए, हमारा भी रेवेन्यू ऐसा हो। जी। बट उसकी जर्नी क्या है डिटेल में आप ही बता पाओगे? सो 500 करोड़ अभी हमारी वैल्यूएशन है, वो हमारा रेवेन्यू नहीं है। Okay. फर्स्ट ईयर हमने क्लोज करा था 12.7 करोड़ पे। लास्ट ईयर एफवाई हमने क्लोज करा है अबाउट 50 करोड़ पे। दिस ईयर टॉप लाइन विल क्लोज एट 250 करोड़। बॉटम नेट हम लोग क्लोज करेंगे 150 करोड़ दिस ईयर एफवाई। जर्नी तो देखिए, जो इनिशियल जर्नी टीम की होती है, बिकॉज बहुत सारी स्टार्टअप्स हैं एंड हर एक फाउंडर का एक विजन रहता है। हम लोग अकेले नहीं कर सकते क्योंकि देखिए विजन तो फाउंडर का रहता है। Yes. बट अकेले, मैं बहुत स्ट्रांग बिलीवर हूँ कि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता एंड यू नीड पीपल हु आर बिलीवर्स इन योर विजन, जो आपके जैसा ही उस विजन में बिलीव करके एंड कई बार आपसे ज़्यादा बिलीव करके उस चीज़ में आगे उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर सकें। तो वो टीम ढूंढना ऐसी, और फिर डे टू डे उसी पैशन के साथ उसको एग्जीक्यूट करना हर रोज़ सुबह उठ के, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा, मार्केट डायनामिक्स आजकल बहुत डे टू डे बहुत हिलती जा रही हैं। हम लोग जो इंडिया का पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो बहुत ज़्यादा क्लोजली इंटीग्रेटेड है यूएस के वीसी इकोसिस्टम से, बिकॉज फंड्स, जो बड़े फंड्स हैं वो यूएस से लिंक्ड हैं। एंड जो भी रशिया यूक्रेन वॉर हो गई या फिर जो यूएस में रिसेशन होता है उससे पूरा लिक्विडिटी क्रंच वगैरह आते रहता है, या वहाँ पर जो स्टार्टअप इकोसिस्टम में इश्यूज होते हैं वहाँ पे इंडिया में उसके रेपरकशंस जरूर आते हैं। आई गेस ये शेयर मार्केट में भी होता है। बिल्कुल यूएस का होता है। शेयर मार्केट जैसे परफॉर्म बिल्कुल करता है होता वैसे इंडिया का भी आज नहीं तो कल करता ही करता ही है। जी। सो इंडिया इन जनरल थोड़ा सा थिक स्किन्ड है। इंडिया सस्टेन कर जाता है एंड आई थिंक वो इंडिया की रेजिलियंस है। हम इंडियंस बहुत जल्दी नहीं हिलते हैं, भले ही वो कोविड के दौरान हो। कोविड से भी इंडिया जल्दी रिकवर कर गया, कोई रिसेशन आता है इंडिया जल्दी रिकवर कर जाता है। लेकिन क्या, अगर मैं बोलूँ क्या हम इंसुलेटेड हैं सारी चीज़ों से, तो द आंसर, हम इंसुलेटेड नहीं हैं और ना ही हम इस इकोसिस्टम से आइसोलेटेड हैं। तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक कॉशियस स्टेप्स एंड हम ऐसे
ऑब्नॉक्शियसली बर्न ना करते रहें एंड हम अपने स्पेंड्स को लेकर बहुत ही कॉग्निजेंट रहें। देखिए, हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। जी तो मुझे लगता है कि अभी हमें खाने के दांत पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, विच मीन्स बॉटम लाइन पे, प्रॉफिटेबिलिटी पे एंड क्रिएटिंग बिजनेसेस जो कि आज से 3 साल के बाद, 5 साल के बाद एंड इवेंचुअली 50 साल के बाद की लेगेसी क्रिएट कर सकें, एज अपोज टू कि यार आज मैं बस बहुत ज़्यादा बूम क्रिएट कर रही हूँ एंड 2 साल के बाद वो ठप हो रहे हैं, इज वॉट वी बिलीव इन। सो शार्क टैंक में जाने का प्लान किसका था एंड कैसे आप शार्क टैंक में गए? और एक चीज़ और मैं कि हम सब शार्क टैंक देखते हैं, बहुत पॉपुलर शो है इंडिया का, यूएस में था पहले। तो शार्क टैंक की जो एक जर्नी है कि फॉर्म फिलिंग से लेकर एंड में आप जो वहाँ पे आके पिच दे रहे हो, वो स्टेप बाय स्टेप अगर आप बता दो हमारी ऑडियंस को तो काफ़ी हेल्पफुल हो, क्योंकि कईयों के मन में है कि हम भी कभी शार्क टैंक पे फीचर होंगे। तो शार्क टैंक में जाने, सो परम को बहुत पसंद है शार्क टैंक। जाने का प्लान तो वैसे हम दोनों में से किसी का ऐसे हमने प्लान नहीं करा था, बट एक दिन परम वाज वाचिंग शार्क टैंक एंड ही वॉचेस इट रिलीजियसली, एक एक एपिसोड को बहुत ध्यान से देखे, देन क्रिटिकली इवैल्यूएट करके ये होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। तो मैंने कहा कि अगर इतना हम उसमें टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैंने बस बैठ के एक दिन मैं देख रही थी कि उसमें आ रहा था गेटवे टू शार्क टैंक की एप्लीकेशन खुली हुई है। तो फिर मुझे लग रहा था कि अगर हम इतने इन्वेस्टेड हैं तो चलो अप्लाई कर देते हैं। तो मैंने बताया नहीं और मैंने बैठ के अप्लाई कर दिया। 2 दिन के बाद कॉल्स वगैरह आनी शुरू हो गई। तो फिर उसके बाद SMS वगैरह आ गए। तो फिर हमने मतलब बात करी। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हो गई रजिस्ट्रेशन की। इट वॉज अ स्पेशल एपिसोड विच वॉज ओनली एड ऑन OTT, इट वॉज नॉट अ रेगुलर एपिसोड। तो मुझे रेगुलर एपिसोड्स का पूरा रजिस्ट्रेशन नहीं, जो स्टेप्स होंगे वो मुझे नहीं पता होंगे। स्पेशल एपिसोड पे मेरे ख्याल से सिर्फ 5-6 ब्रांड्स लिस्ट हुए थे। तो मैं फॉल्स और लिमिटेड इंफॉर्मेशन सबके सामने नहीं प्रेजेंट करना चाहूँगी, बट स्पेशल एपिसोड में तो सिर्फ ये होता है कि बहुत जल्दी जल्दी हफ्ते में पूरी राइट फ्रॉम फर्स्ट एप्लीकेशन टू द शूट सब कुछ कंप्लीट हो गया था। एंड बहुत फन था मेरे लिए। तो एक अलग ही टाइप का एक्सपीरियंस था। कुछ 500 कैमरास लगे हुए थे एंड एक अलग सा ये मुंबई में शूट हुआ? ये हाँ, मुंबई में शूट हुआ था, फिल्म सिटी में। फिल्म सिटी में। और सारे शार्क्स बैठे हुए थे और मस्त था, उनके सामने टैग के प्रोडक्ट्स रखे हुए थे। सो उससे पहले प्रिपरेशन कोई करवाई जाती होगी कि आप ऐसे बोलोगे, ऐसे नहीं बोलोगे? मतलब उन्होंने कहा था, वो एक बार पूछते हैं आपसे, नहीं ऐसा कुछ नहीं बोलते कि आप ये बोलोगे ये नहीं बोलोगे, बट ये पूछते हैं कि आप अपनी पिच में क्या बोलोगे। बट अदरवाइज वो जो 1-1.5 घंटे की डिस्कशन होती है वो काफ़ी ऑर्गेनिक होती है। जो शुरू की इंट्रोडक्टरी पिच होती है उसके लिए वो आपको हेल्प करते हैं थोड़ी, बट वो मॉडरेटेड या प्रॉक्टर्ड नहीं होती है। एटलीस्ट हमारे में नहीं थी। मैं सिर्फ अपने बारे में बोल सकती हूँ। सो बिल्कुल वो आपको पूरी छूट हाँ, देते वो हैं। एक कितना डेढ़ टाइम घंटे। होता है मतलब एक पिच का पूरा? हमारी मेरे ख्याल से 1.5 घंटा चली थी, बट वो टीवी पे कुछ 10-15 मिनट आई थी। ओके, उसमें काफी सारी चीजें कट भी जाती हैं। ऑफ कोर्स 1.5 घंटे की अगर 15 मिनट में आई है तो काफी कुछ कट गया था, बट इट वाज फन। तो इस 1.5 घंटे में होता क्या है वहाँ पे? काफी सारी ग्रिलिंग। मतलब आई थिंक एट सम पॉइंट्स हमें लग रहा था कि भाई क्या हो रहा है ये। बट ऐसा लगा कि वहाँ जाके गलती कर दी या फिर ठीक किया? नहीं, देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट था हमारे लिए वो एक्सपीरियंस गेन करना, बिकॉज शार्क्स वहाँ पर किसी रीजन से हैं एंड दे आर सेलिब्रेटेड फाउंडर्स ऑफ द एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम, ऑफ द D2C इकोसिस्टम। सो कहीं ना कहीं हमारी लर्निंग ही होती है वहाँ पर जाके। तो नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं फील हुआ कि हमने वहाँ पे जाके गलती कर दी। बट डेफिनेटली क्या होता है ना, जब हम भले ही आप कितनी भी अच्छी या कितनी भी स्केल्ड अप स्टार्टअप के फाउंडर्स हो, जनरली आपको कोई क्वेश्चन नहीं करता, बिकॉज जब आप जॉब में होते हो तो जॉब में कोई ना कोई आपके ऊपर होता है, आपको पूछता है आप ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। बट स्टार्टअप्स में मतलब हमें कौन ही पूछता है कि इन्वेस्टर्स भी पूछते हैं, बट दे डू इट वेरी रिस्पेक्टफुली आउट इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर। से इन्वेस्टर्स आपके सिर पे थोड़ी पूछते हैं कि मतलब व्हाई आर यू डूइंग दिस एटसेट्रा। दे डोंट डू इट लाइक दैट, दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल। जैसे मान लीजिए कि मेरा कोई भी आइडिया हो तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ या फिर कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया आप है अप्लाई कर दीजिए, कि वो select इतना करे, रेवेन्यू reject आपका करे, होना वो चाहिए, इतना नहीं, आपने? ऐसा कोई कोई criteria क्राइटेरिया नहीं। और जैसे कि मुझे जहाँ तक याद है कि आपको अमन गुप्ता ने फंडिंग दी और हैप्पीलो के फाउंडर ने आपको फंडिंग दी एंड इट्स अबाउट 81 लाख फॉर 0.5%। जी। एंड अमन गुप्ता ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी आपके लिए और परम जी के लिए कि दीज बोथ आर हसलर्स एंड
प्रॉब्लम जी से शायद उनकी बात हुई थी कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए फॉर बिजनेस, तो उन्होंने कहा था मैं सिर्फ शार्क टैंक में करता हूँ। तो कहते हैं ठीक है मैं शार्क टैंक में आ जाता हूँ। तो दिस एटीट्यूड आई गेस आपकी जर्नी में ये जो आपका और आपके हस्बैंड का एटीट्यूड रहा है, ये बहुत इफेक्टिव रहा है कि यार अच्छा आपको ऐसे करना है, हम वो कर लेंगे, ठीक है, पर मेरा काम मुझे करना है, मुझे अपना बिजनेस करना ही करना है। दिस इज़ वेरी गुड। एंड ये शार्क टैंक की जर्नी हो जाती है, हमें तो बस वो टीवी पे पिच दिखती है। जी। उस पिच के बाद आपसे आपको कॉल आता है मन गुप्ता का कि आइए मिलते हैं, बैठते हैं चाय पे, या फिर क्या प्रोसेस होता है उस पिच में जो वादे किए गए हैं, जो टीवी पे सबको दिखा है, क्या ज़रूरी है कि वो फुलफिल किए जाएं? इज इट मतलब बाइंडिंग है कि करना पड़ेगा, या फिर उसके बाद चीज़ें बदल सकती हैं? और कैसा मतलब इसके बाद का क्या सिनारियो होता है, आप ज़रूर बताएं हमें। सो मल्टीपल सिनेरियोज हो सकते हैं एंड इसमें सोनी टीवी का रोल खत्म हो जाता है एक पॉइंट के बाद जहाँ पर पिच के बाद कोई फंड अमाउंट कमिट कर दी गई है। सो दैट इज नाउ बिटवीन द शार्क्स एंड द पिचर्स। उसके बाद शार्क्स की रिस्पेक्टिव टीम्स होती हैं, ड्यू डिलिजेंस होती हैं। कई बार स्टार्टअप्स जो होती हैं वो ड्यू डिलिजेंस में फेल हो जाती हैं, ओके, इसलिए हो व्हाट सकता इज है। ड्यू डिलिजेंस प्लीज? सो ड्यू डिलिजेंस एक ऑडिट का प्रोसेस होता है जिसमें कई उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करे जाएंगे, आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स, आपकी बैलेंस शीट्स, आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट्स की जो फिगर्स आपने कमिट करे थे कि मैं इतने नंबर्स कर रहा हूँ, इतने लाख कमा रहा हूँ, नहीं कमा रहा हूँ, मैंने ये इक्विटी दे रखी है इनको, इतने मेरे लोन चल रहे हैं, इतना मेरा डेट चल रहा है, वो सब सच है नहीं है, आपके बैंक स्टेटमेंट चेक होंगे। कई बार डील्स जो होती हैं वो इसलिए फॉल ऑफ हो जाती हैं क्योंकि आपने टीवी पे तो बोल दिया लेकिन असल में नंबर्स आर नॉट एडिंग अप। कई बार क्या होता है कि कनेक्शन जो होता है या फिर जो कम्युनिकेशन होता है वो फॉर सम रीजन फॉल ऑफ हो जाता है। डील्स कुड ऑल्सो फॉल ऑफ बिकॉज ऑफ दैट। मैंने तो कई बार ये देखा है कि ड्यू डिलिजेंस में नंबर्स मिसमैच होने की वजह से डील्स मैंने फॉल ऑफ होती हुई देखी हैं। मेनी टाइम्स म्यूचुअली लोग अग्री कर लेते हैं दैट लेना है नहीं लेना है, या फिर एक लार्जर राउंड कई बार एंटरप्रेन्योर्स रेज कर रहे होते हैं तो शार्क्स जॉइन एज अ पार्ट ऑफ दैट लार्जर राउंड। फॉर एग्जांपल कुछ एंटरप्रेन्योर्स हैं, कुछ फाउंडर्स दैट आई नो ऑफ, तो वो एक लार्ज एंजल राउंड रेज कर रहे हैं, तो जो राउंड शार्क्स ने शार्क टैंक पे कमिट करा है, द शार्क्स हैव जॉइंड एज अ पार्ट ऑफ दैट एंजल राउंड। सो अलग अलग टाइप की डील स्ट्रक्चर होते हुए मैंने देखी हैं। इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। और मुझे लगता है कि जो आजकल मैं भी देखती हूँ कि लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा डेरोगेटरी पोस्ट्स चल रही हैं। बहुत इंटरेस्टिंग एंड फनी बात ये है कि जो वो पोस्ट्स लोग डाल रहे हैं, 100% ऑफ दोज पोस्ट्स उनमें से कोई भी वो बंदा नहीं है जो एक्चुअली खुद शार्क टैंक पे जाके आया है, कोई थर्ड पार्टी डाल रही होती है। क्या डेरोगेटरी पोस्ट है? मतलब ऐसे डल रहे हैं कि कमिट करे हैं, पैसे नहीं दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे हैं, ओके, वो नहीं दे जो रहे हैं। शार्क टैंक के पिक्चर्स हैं वो ऐसा कह रहे हैं? नहीं वो नहीं हाँ। कह रहे हैं ना, कोई और ही अच्छा, कोई और थर्ड कह रहा पार्टी कोई और ही कह रहा है। तो मतलब पता उनको नहीं सपने आ रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। वो कहते हैं कोई मतलब कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का पता काम है नहीं कहना। अब पता नहीं कैसे ओके, है। सो देयर इज कोई गारंटी नहीं है कि आपको वो जो पैसे मिले उसके ड्यू डिलिजेंस को पास करना पड़ेगा आपको, ड्यू कि डिलिजेंस आपने जितने बिल्कुल कमिट बिल्कुल। किया था, आप जो भी बताइए ना, बोला आप था। किसी को पैसे दे देंगे? मैं आपको बोलूं कि मेरा बिजनेस, मैं आपको बस एक फिक्टिशियस नंबर बोल देती हूँ टीवी पे आके, और जब वापस हम जाते हैं मेरी बैंक स्टेटमेंट कुछ और ही कह रही है, मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ और ही कह रहे हैं। आप मुझे पैसे दे देंगे 1 करोड़ रुपए? मैं तो दूंगा नहीं, मेरे आप पास ले है भी नहीं लेंगे ना, देने के लिए। तो वो एक अलग चीज है। बट मैं भी नहीं दूंगी, कोई नहीं देगा इस रूम में, कोई नहीं देगा। सो आपको कोई आइडिया कि मतलब कि जैसे मान लीजिए 10 लोग आए, 10 को जी कमिट हुआ जी। कि आपको 10 को फंडिंग मिलने वाली, तो मैं 10 में अभी से शार्क नहीं हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो इवेंचुअली कितनों को अगर मिलती, नहीं आइडिया? बनूंगी तो मैं ओके, आपको जरूर बताऊंगी कोई अरुण जी। बिल्कुल बनोगे आप, बिल्कुल बनोगे, आपकी ग्रह दशा ऐसी कहती है। Thank एंड you. तो ये था पूरा शार्क टैंक का प्रोसेस। तो शार्क टैंक ने आपके बिजनेस को बहुत हेल्प किया, आपको फेमस किया, आई गेस बहुत सारे लोगों ने टैग को वहीं से जाना है, आपको वहीं से जाना है। सो उसके बाद कि आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ हुआ कि कहीं कोई मिल जाता हो कि अरे यार मैंने आपको वहाँ देखा, ऐसा कोई एक्सपीरियंस? इवेंट्स पे होता है, जो D2C इवेंट्स होते हैं या जो हम लोग कैसे फाउंडर्स के छोटे छोटे इवेंट्स होते रहते हैं, तो उसमें होता है। बट उसके अलावा भी हम लोग बिकॉज स्टार्टअप वाली कम्युनिटी में, बिकॉज द बिजनेस हैज़ बिन by the grace of God and the effort of our team, and because we've been working very hard, so हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं despite the difficult situations। तो वैसे भी वी हैव अर्नड सम रिस्पेक्ट
इन द इकोसिस्टम। तो वैसे भी लोग जानते थे, बट शार्क टैंक के बाद से लोगों को एटलीस्ट वो एक लेबल सा लगे कि अच्छा आप शार्क टैंक पे भी गए थे, बिकॉज वो एक टिक बॉक्स सा हो गया है। ओके, कि आपको आयुर्वेद की जितनी नॉलेज कैसे हुई? क्योंकि मैं खुद यूज करती हूँ और मेरा खुद। एक तो होता है यूज करना, हाँ। ठीक है, बट एक होता है उसका डीप में, ये एक मेडिकल प्रोफेशन है। जी लोग इसकी 4 साल 6 साल पढ़ाई करते हैं, जी फिर वो आयुर्वेदिक डॉक्टर बनते हैं। जी सो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं इसमें क्या डॉक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट है? बिल्कुल और है। आपका ओवरव्यू रहता है इसमें कि मुझे ये चीज़ चाहिए, आप लोग बनाओ, ठीक है? बिल्कुल, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। हमेशा से हम लोग डॉक्टर्स नहीं अफोर्ड कर सकते थे। लेकिन वेरी इंटरेस्टिंगली जब हमारी खादी एसेंशियल्स में फर्स्ट टाइम जो प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए थे, उसमें जो डॉक्टर ने मुझे हेल्प करा था मेरी अर्टिक एरिया की प्रॉब्लम से रेजोल्यूशन पाने के लिए, उन्होंने हेल्प करा था। बट मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो 100% किसी पे छोड़ देगा हम्म, कि ठीक है तुमने बोल दिया और मैंने सुन लिया। मैं बहुत इंक्विजिटिव हूँ, मुझे किसी भी चीज़ में 100% तह तक घुस के खुद समझना होता है। तो मैंने पूरा, मतलब मेरे पास डिग्री नहीं है, लेकिन मैंने ऑलमोस्ट पूरा आयुर्वेदा पढ़ा हुआ है, घोल यू के हैव द नॉलेज। पी रखा है। वेरी गुड। आपका हीरो प्रोडक्ट कौन सा है? कुमकुमादी रेंज है, जिसमें कुमकुमादी फेस वॉश एंड व्हाट कुमकुमादी इज फेस ऑयल। कुमकुमादी? सो कुमकुमादी आयुर्वेदा में एक क्लासिकल ट्रेडिशनल मेडिसिन है, जो कि एक ऑयल होता है बेसिकली। तो जिसमें कुमकुम आदि, सो कुमकुम होता है केसर आदि, जिसमें अलग अलग तरीकों से प्रिपेयर करा जाता है। तो कुछ 22-24 हर्ब्स होती हैं, जिसमें केसर, गोट मिल्क, सेसमे ऑयल, तिल के तेल का बेस होता है, और रक्त चंदन, ऐसे बहुत सारी जड़ी बूटियां मिला के सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग होता है। मैं सो इट इज फॉर रेगुलरली फेस, यूज फॉर फेस। ग्लो, फेस के ग्लो के लिए। सो बेसिकली वो लाख दुखों की एक दवा है, ओके, ठीक है, तो उसको लगा लो और सब सॉर्टेड है। तो ये आपका हीरो प्रोडक्ट है। एक हीरो प्रोडक्ट और है जो कि इससे शायद आपका नहीं सबका ही है, शिलाजीत, जिसके बारे में लोगों के अंदर बड़े मिसकंसेप्शन है कि मतलब हाँ। वो गलत समझते हैं कि यार ये किसी वैगरा की हाँ। तरह काम करता है, ये सिर्फ उसी यूज के लिए है। हाँ। लोग उसे चोरी छुपे खरीदते हैं, ठीक है। हाँ। और एक चीज और है शिलाजीत के बारे में कि असली शिलाजीत मिलना बड़ा डिफिकल्ट है। मैंने कहीं सुना था कि ये पहाड़ों पे निकलता है एंड इट इज अ स्वेट ऑफ माउंटेन्स, जी और उसको फिर मंकी खा लेते हैं, बंदर खा लेते हैं। जी फिर बंदर जो पॉटी करते हैं उसमें से शिलाजीत निकल के आता है, या उसको एज अ शिलाजीत नकली बेचा जाता है वो जी, बोल के। जी। सो शिलाजीत के बारे में बड़े बहुत सारे Misconceptions मिथ्स है। हैं। हाँ। आज आप हो तो आज आप क्लियर कर दो हम सब के लिए, ये व्हाट इज शिलाजीत। ये बंदर वाली स्टोरी काफी, आई डोंट नो ये क्यूट बोलूं मैं इसको या क्या बोलूं, बट दिस इज डेफिनेटली अ मिथ। सो शिलाजीत रेजिन जो होता है वो हिमालय के रॉक से निकलता है, एंड ये बंदर वाली स्टोरी बहुत बड़ा मिथ है, ये मैंने नहीं सुनी थी। शिलाजीत की ओरिजिनलिटी को लेकर काफ़ी डाउट्स हैं, एंड प्लीज़ बी वेयर दैट मार्केट में बहुत डुप्लीकेट क्वालिटी भी मिलती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी बॉडी के अंदर जो लेके जा रहे हैं वो ओरिजिनल क्वालिटी का ही हो। मिसकंसेप्शंस रिलेटेड इससे भी हैं कि उसका जो इंटेंट है कंजम्पशन का वो सिर्फ सेक्सुअल पर्पसेस के लिए ही है। सो वाइल वन ऑफ द पर्पसेस इज फॉर सेक्सुअल स्टैमिना, बट वो मेटाबॉलिज्म इन्हेंस करता है इन जनरल। सो आयुर्वेदा में बहुत अच्छी चीज़ जो है ना वो ना गट, सो वो कहता है कि आपका अगर गट अग्नि जो है ना आपके पेट की जठर जो अग्नि। हाँ अग्नि जो है ना अगर वो अच्छी है तो आप सॉर्टेड हो, आपका ना सब कुछ भी कुछ पचा sorted लोगे। है। तो मतलब आपकी स्किन अच्छी दिखेगी, आपके बाल अच्छे हैं, आपका ओवरऑल आप सॉर्टेड हो। तो और आई गेस आयुर्वेदा में इसीलिए कहते हैं ना कि सारी बीमारियों की सिर्फ एक जड़ है, आपका एक ही पेट। joint, आपका पेट, एंड विच इज योर गट। हम्म, इंग्लिश में वो गट है, मॉडर्न साइंस में वो गट है। तो शिलाजीत आपका बेसिकली मेटाबॉलिज्म सॉर्ट करता है, एंड गट ना एक्चुअली मेल फीमेल या थर्ड जेंडर्स, अदर जेंडर्स, सारे जेंडर्स के पास ही होता है, तो इट इज़ नॉट जेंडर स्पेसिफिक। ओके, तो मेटाबॉलिज्म एनहांस करने के लिए मेल्स कैन टेक इट, फीमेल्स कैन टेक इट। वहीं अगर शिलाजीत को हम कुछ और जड़ी बूटियों के साथ या हर्ब्स के साथ एनहांस कर दें, जैसे गोक्षूरा, कौच बीज, सफ़ेद मूसली, तो वो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर के जैसे हेल्प करता है, which has to be consumed especially by men and it should not be consumed by women, नहीं तो वो फेशियल हेयर और ये सब आने Okay. लगेंगे। तो वो मेन स्पेसिफिक है, बट शिलाजीत रेजिन कैन बी कंज्यूम्ड कोई भी एज ग्रुप भी ले सकते हैं, एज का भी कुछ है इसमें? किड्स को नहीं देना चाहिए, मतलब बिलो 12 years इट शुड नॉट, और बिलो 16 years आइडियली इट शुड नॉट बी गिवन, बट अदरवाइज पीपल कैन टेक। ओके, सो क्या शिलाजीत ऐसी चीज है मतलब इसको एक्वायर करने में बड़ी मेहनत होती है? एक्सट्रैक्शन इज डिफिकल्ट एंड देन प्रोसेसिंग, उसकी रिफाइनिंग
इट इज़ डिफ़िकल्ट, विच इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि कहाँ पर उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, एक्सट्रैक्शन हो रही है, रिफाइनिंग हो रही है, वो सर्टिफाइड फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। इसमें मिलावट ये भी होती है, कई बार इसमें टार मिक्स हो जाता है, कई बार इसमें कुछ आर्टिफिशियल मटेरियल मिक्स करके उसकी थिकनेस बढ़ा दी जाती है। तो इसमें ना फल्विक एसिड का भी बहुत खेल होता है। तो शिलाजीत रेजिन का जो सबसे पोटेंट इंग्रेडिएंट होता है वो इसका फल्विक एसिड होता है। ओके। तो जिन लोगों को नहीं पता है, शिलाजीत असर तभी करेगा अगर उसमें फल्विक एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 20% एंड अबव है। तो आप जब भी खरीदते हैं शिलाजीत आप जब भी खरीदते हैं तो आप उसके जो बॉक्स है उसको पलट के ज़रूर देखिए कि फल्विक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन उसमें कितना ज़्यादा है। तो आइडियली डिस्क्लोजर होना चाहिए। जैसे टैग के प्रोडक्ट्स में यूजुअली वो 68% होता है, विच इज़ हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। एंड अगर बेस्ट ऑफ द बेस्ट अगर आप देखें तो 40% से अबव आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे, बट Okay. टैग में 68% एंड अबव है, दैट वी मेंटेन। ऐसा भी कुछ होता है कि हम उसे टेस्ट कर सकते हैं घर पे कि पानी में डाल दें या पानी रंग बदल दे? यूट्यूब पे बहुत देखिए वो इसीलिए मैं पूछ भी रहा हूँ आपसे। यूट्यूब में बहुत वीडियोस अवेलेबल हैं हाउ टू टेस्ट प्योर शिलाजीत। सो क्या वो वीडियो सच हैं? क्या आपको आप मानोगे वो सच है? ऐसा कुछ प्रोसेस होता भी है एक या दो नहीं? वीडियोस हैं सच हैं, और हमने भी एक दो डाली हुई हैं Okay. जो सच हैं। सो आप गर्म पानी में अगर शिलाजीत डिसॉल्व हो जाता है, एंड दूध में भी डिसॉल्व हो जाना चाहिए Okay. लूपवॉर्म में। अगर टार टाइप है तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। सो श्रीधा जी, आपने शिलाजीत के बारे में काफ़ी नॉलेज ली। आई गेस जो डाउट होंगे लोगों के क्लियर हो गए होंगे, एंड नहीं होंगे तो श्रीधा जी को दोबारा बुला लेंगे। आप कमेंट करके अपने क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। एक और कॉमन प्रॉब्लम है जो कि अब तो बहुत यंग एज में आ रही, बाल सफ़ेद हो जा रहे हैं बच्चों के, और बाल झड़ जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, हेयर थिनिंग, हेयर लॉस, काफ़ी सारी बालों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है। सो इसमें आयुर्वेदा कैसे हेल्प कर सकता है? सो मैं देखती हूँ कि लोगों ने आजकल सिर में तेल लगाना बंद कर दिया है, और मैं बहुत सारे लोगों से बात करती हूँ, लोग कहते हैं कि डॉक्टर्स ने मना करा है, या फिर लोगों का ये बिलीव हट गया है कि बालों में तेल लगाने से कुछ होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट मॉइस्चराइजेशन फॉर श्योर बालों में तेल लगाने से मिलती है, और दूसरा आपका स्कैल्प जो होता है वो नरिश होता है। तीसरा ब्लड सर्क्यूलेशन बढ़ता है। जब आप ऐसे मसाज करते हो तो ब्लड सर्क्यूलेशन बाय थ्योरी ऑफ साइंस डेफिनेटली प्रमोट होता है स्कैल्प में आपके। तो चम्पी करना मेरे को तो ज़रूर हेल्प करा है। और भृंगराज जैसे हर्ब्स हैं, मेथी जैसे हर्ब्स हैं, तो उसके लिए हमारे पास भी प्रोडक्ट्स हैं। इन जनरल कोई भी आपको 100% प्योर आयुर्वेदिक ऑयल्स आपको ज़रूर लगाने चाहिए। कुछ नाम बता सको आप So, ऑयल जैसे से? 100% भृंगराज इज पॉसिबल। भृंगराज 100% प्योर भृंगराज ऑयल है, भृंगावली ऑयल है हमारे पास। देन 100% प्योर मेथी ऑयल है, जो कि हेयर ग्रोथ में, हेयर फॉल कंट्रोल में, या प्रीमेच्योर जो ग्रेइंग ऑफ हेयर हो जाती है उसमें आपकी हेल्प कर सकता है। ओके। जैसे हेयर की प्रॉब्लम है, ऐसे आइज की भी लोगों को चश्मे लग रहे हैं, आई साइट वीक हो रही है। एंड उसके बाद मैं आप चाहूँगा कि आप, गैस एसिडिटी इज़ कॉमन, स्पेशली जो लोग कॉर्पोरेट कल्चर में हैं, उनको दिन भर बैठना है, ठीक है, और खाना है, इस वजह से गैस एसिडिटी हो जा रही है। मेरे पास भी कॉल्स आते हैं, तो एक कॉमन प्रॉब्लम है ये आइज़ की और एक गैस एसिडिटी की। इसको अगर आयुर्वेदा से सॉल्व करना चाहें तो कैसे करें? तो आईज़ के लिए मुझे लगता है कि हम लोग जब स्क्रीन में बहुत ध्यान से बहुत देर तक देखते रहते हैं तो हम लोग ब्लिंक करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से आईज़ हमारी ड्राई होना शुरू हो जाती हैं। तो हमें ना कॉन्शियसली बार बार ऐसे ब्लिंक करते रहना चाहिए, अपनी आईज़ को पलकें झपकाते रहना चाहिए, जिससे हमारी आईज़ में ये मैकेनिज्म होता है नेचुरली कि वो मॉइस्चराइज लुब्रिकेट करती रहती हैं। एंड अगर हम रेगुलरली खुद को हाइड्रेट करते रहें, या फिर अपनी नोज़ में बादाम का तेल या फिर नारियल का तेल या सरसों का तेल डालते रहें, तो हमारे बॉडी में ना सारे मैकेनिज्म ऑलरेडी सेट रहते हैं, तो वो पूरे यहाँ की नर्व से ऑटोमेटिकली हर जगह ऑयल पहुँच जाएगा, एंड आपको अलग से कोई ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर हम खुद डैमेज इतना उस हद तक पहुँचा चुके हैं कि आपकी आईज अब इतनी जलने लगी हैं, तो प्लीज़ गो सी अ डॉक्टर, ओके। बिकॉज आई डू नॉट होल्ड अ डॉक्टर डिग्री, सो आई विल नॉट गिव यू मेडिकल सजेशन। कोई ऐसे नाम उस हर्ब्स के जो आप यहाँ बोलना चाहोगे, या जैसे आइज में आई भी? थिंक नाक में अगर आप बादाम का तेल डाल लें, ओके। जो 100% प्योर स्वीट आमंड ऑयल अगर कोई अवेलेबल है मार्केट में, तो वो अगर डाल लें, सो दैट इज़ वेरी गुड। टेकिंग केयर ऑफ योर, सो ब्लिंकिंग योर आइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टेकिंग
1 घंटे की स्क्रीन अगर आप देख रहे हैं या 40 मिनट स्क्रीन देख रहे हैं तो उसके बाद टेकिंग अ ब्रेक 5 मिनट आप इधर उधर देखो। स्क्रीन टाइम इन जनरल थोड़ा सा कम करने की अगर हम कोशिश करें, और वेयरिंग ग्लासेस जिससे आपका एंटी ग्लेयर ग्लासेस जिससे आपका जो ब्लू लाइट है वो थोड़ा सा कट ऑफ हो, दैट्स ऑल्सो हेल्पफुल। अगर मैं बात करूं एसिडिटी की, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, क्योंकि सेडेंट्री लाइफस्टाइल, भले ही हम स्क्रीन पे काम कर रहे हैं या फिर बैठ के मीटिंग्स ले रहे हैं या फिर इन जनरल लोगों से बात कर रहे हैं, बस हम बैठे ही रहते हैं, या फिर हम फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, कैब में ट्रैवल कर रहे हैं, बस बैठे ही रहते हैं। कई बार तो मुझे लगता है कि यार, लोग बोलते हैं जैसे ही आप किसी मीटिंग में एंटर करो, लोग कहते हैं बैठ जाओ, मुझे लगता है अरे यार इतनी देर से बैठे बैठे आए हैं, प्लीज़ खड़े रहने दो। तो उसके लिए हमारे पास एक कैप्सूल है जिसका नाम है आयुर्लीन। Okay. अब आयुर्लीन आपको ना ऐसे एकदम से पतला नहीं कर देगी, लेकिन वो आपकी मेटाबॉलिज्म को, आपकी जो गट फायर है, जो अग्नि की हम बात कर रहे थे, उसको बहुत अच्छे से प्रज्वलित कर देगी, उसको इन्हेंस कर देगी, क्योंकि उसमें जो हर्ब्स डली हैं, जो आयुर्वेदिक हर्ब्स डली हैं, वो ऐसी हर्ब्स हैं जो आपको आपके जो फूड के डाइजेशन को बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन में इनेबल करती हैं, जैसे अश्वगंधा, ग्रीन कॉफी बीन्स, और ऐसी करक्यूमिन, जो कि काफ़ी एक्टिव इंग्रेडिएंट, एक्टिव एंजाइम है हल्दी का, जो आपके मेटाबॉलिज्म को इन्हेंस करता है। सौंफ, ज़ीरा, ये सारी चीज़ें आपको डेली आपके फूड के डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करता है। तो वो ये सारी ऐसी कैप्सूल्स हैं जो आपके ना लाइफस्टाइल में बहुत इजीली इंटीग्रेट हो जाती हैं। एंड ये हमने कैप्सूल फॉर्म में इसलिए करें क्योंकि काढ़ा, सिरप, ये सब ना पीने में काफ़ी थोड़ा सा टेस्ट इतना लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो एंड पूरे ये मंथली पैक्स के हिसाब से आती हैं, 1 या 2 कैप्सूल आप डेली लो खाने के बाद, एंड यू आर सॉर्टेड। एंड दीज आर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जरूरी है, कोई भी ले सकता है? सो दीज आर ओवर द काउंटर Okay. ड्रग्स, इसमें प्रिस्क्रिप्शन जरूरी नहीं है, बट दीज आर ऑल क्रिएटेड विद Ayurvedic experts. We have a team of Ayurveda doctors in house. How you see Patanjali as a competitor or something very giant? I want to become Patanjali, or I am different from Patanjali? तो आप पतंजलि बोलते हैं तो बाबा रामदेव मेरे सामने आ जाते हैं। अब मेरे ख्याल में सबके सामने बाबा रामदेव ही आ जाते हैं। अनुलोम विलोम करते हैं। They are, of course, they are the flag bearers of Ayurveda. They are the flag bearers of Ayurveda, and उन्होंने काफ़ी मेन स्ट्रीम करा है आयुर्वेदा को, एंड दैट वी कैन नॉट टेक अवे। बट हमारी जो पोजिशनिंग है वो अलग है इन टर्म्स ऑफ आवर प्राइस पॉइंट्स, इन टर्म्स ऑफ हु कंज्यूम्स। सो हम लोग यूथ को टारगेट कर रहे हैं, एंड अगर आप पतंजलि की कंज्यूमर्स को देखें, सो दैट्स यूजुअली पीपल इन देयर 40s, 50s, 60s। हम लोग 18 to 35 मिलेनियल्स, जेनजी को टारगेट करते हैं। हमारा प्राइस पॉइंट भी बहुत अलग है। हम लोग 80-90 रुपीज़ के प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं ही नहीं। Okay. ऑल्सो हम लोग आटा, दाल, चीनी को आयुर्वेदिक बोल के नहीं बेच पाएंगे कभी। हम लोग मैगी, आयुर्वेदिक मैगी नहीं बेच पाएंगे कभी। तो हम लोग बहुत कॉन्शियसली एक सर्टन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो कि एक्चुअली आयुर्वेदा है वो ही बेचना चाहते हैं। बट वी डेफिनेटली गिव पतंजलि ड्यू क्रेडिट टू ब्रिंग आयुर्वेदा In टू द mainstream. center stage, and also make it talk of the town, and उसको घर घर तक पहुंचाने का जो क्रेडिट है वो पतंजलि को जरूर जाता है। एंड आई थिंक उसका ड्यू क्रेडिट मैं मोदी जी को भी देना चाहूंगी। Okay. क्योंकि हर घर आयुर्वेदा का जो नारा उन्होंने लगाना शुरू करा है, वो तो मुझे लगता है कि, एंड वो मुझे लगता है खत्म होगा दी आयुर्वेदा कंपनी से। Okay. तो मोदी जी आपको नहीं हेल्प कर रहे हैं? आई थिंक अभी हमें थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। पर आप मोदी जी का जो कॉन्सेप्ट ना आत्मनिर्भर भारत, उसमें जरूर कंट्रीब्यूट कर रहे हो। बट मुझे लगता है हम पहुंचेंगे। पहुंच जाओगे। हमने बात करी पतंजलि की, बात करी आयुर्वेदा की, बात करी। डू यू हैव एनी प्लान्स टू गो ग्लोबल? सो प्लान्स हैं, और हम लोग थोड़ा बहुत उन प्लान्स को हमने शुरू भी कर दिया है। इस साल के फर्स्ट क्वार्टर से हमने दुबई अपना शुरू कर दिया है, दुबई में बिजनेस शुरू कर दिया है। उसके अलावा यूएई एक्सपेंशन के अलावा हमने यूएस, यूके मार्केट्स भी एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है। We are opening our first store in Dubai Okay. in the next quarter, and we are very excited about it. दुबई से हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है।
Abu Dhabi, Sharjah, and Oman markets are something that we are really excited about. In सो addition to Dubai, तो यहाँ पर जो आपकी कंज्यूमर है वो इंडियंस ही हैं जो वहाँ रहते हैं या फिर it's a mix of both. So, Okay. so when you look at Dubai, especially Dubai, तो cosmopolitan, it's a global melting pot. ओके तो वहाँ पे तो सारे लोग हैं. बट अगर आप शारजा, ओमान, अबू धाबी देखें तो ये थोड़ी लोकल मार्केट्स हैं, तो वहाँ पर तो लोकल ऑडियंसेस हैं. ओके यहाँ के ट्रेंड्स जो हैं वो अभी हमें धीरे धीरे आना शुरू हो रहे हैं, पर दुबई में तो सारे लोग हैं. तो मतलब जो फॉरेनर्स हैं जैसे यूएस के ओरिजिनल जो फॉरेन वहाँ के लोग हैं, दुबई के हो गए, अरब कंट्रीज के हो गए, दे नो अबाउट आयुर्वेदा, दे फॉलो आयुर्वेदा या उनका कुछ अलग सिस्टम चलता है? So they know अवेयर about, करना पड़ेगा आपको उनको ऐसा कुछ? they definitely know about the concept of Ayurveda. They know the term Ayurveda. ओके They may not know about the principles of Ayurveda. I think that is there in India also. And पता है ये कितनी आयरनी है, ये दुविधा है, that अगर आप एक रूम में घुसे जहाँ पर 1000 लोग हों और आप लोगों से पूछें कि जो जो आयुर्वेदा के बारे में जानते हैं वो अपना हाथ उठाएं, तो 1000 के 1000 लोग हाथ उठाएंगे. बट आप बोलें कि आप में से कितने लोग इलादी जानते हैं, तो शायद ही 5 लोग हाथ उठाएंगे, शायद. मैं भी नहीं जानता इलादी. ओके. देखिए, तो What is everybody- इलादी? इलादी is इलायची and आदि. Okay. So इलादी is again a composition in Ayurveda. It is again a medicine का एक composition है. ओके तो जैसे गिलोय है जैसे वैसे, कुमकुम आदि है वैसे Okay. इलादी है. तो ये हब का नाम है एक. सो वो एक कॉम्पोजिशन है, जैसे कुमकुम आदि एक पूरा मेडिसिन मिलके बना है. मिलके बना हुआ है, कॉम्पोजिशन है. तो वैसे ही एक इंग्रेडिएंट्स का कॉम्पोजिशन ये है. किस काम आता है? ये इलायची सुन के चाय आ गई दिमाग में. मौसम ऐसा है वैसे. तो ये एक्ने एंड स्पॉट करेक्शन के Okay. काम आता है. तो जो जैसे रेडिएंट एंड यूथफुल स्किन एंड ग्लो के लिए कुमकुम आदि है, तो वैसे ही स्पॉट करेक्शन एंड एक्ने कंट्रोल के लिए इलादी रेंज है हमारी. तो जो मैं कह रही थी कि आयुर्वेदा हर कोई क्लेम करता है कि हम जानते हैं, लेकिन यू थ्रो अ टर्म, ओके कोई नहीं जानता. ओके तो वैसे ही फॉरेन में, तो अगर इंडिया में ये हाल है तो बाहर भी यही हाल है. तो जस्ट बीइंग अवेयर ऑफ द टर्म बट नॉट नोइंग इट्स कॉन्सेप्ट्स डज नॉट मीन यू आर अवेयर ऑफ आयुर्वेदा. आज के टाइम पे ना हमारे पास सक्सेस स्टोरीज हैं, हमारे पास इंटरनेट पे ये अवेलेबल है कि किसने क्या किया तो सक्सेसफुल हुआ, किसने क्या नहीं किया तो फेल हो गया वो. सो हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं. सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी पावर है आज के टाइम पे, और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो अब तो कंटेंट क्रिएटर बहुत बढ़ चुके हैं, दे आर अर्निंग वेरी गुड. बहुत अच्छा पैसा वो कमा रहे हैं थ्रू स्पॉन्सरशिप और थ्रू देयर व्यूवरशिप. सो आज के टाइम पे अपना खुद का बिजनेस बनाना बहुत ईजी हो गया है. आज से अगर आप 20 साल पहले चले जाओ, वहाँ पे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी. सो यहाँ पर है तो लोग कर सकते हैं, ईजी है उनके लिए. बस आपने जो बात कही, यू जस्ट नीड अ प्रॉपर माइंडसेट. आपके पास एक माइंडसेट होना चाहिए, थोड़ा बहुत रिस्क का तड़का लगा दो उसमें, आपका काम उसमें बन जाएगा. और सोशल मीडिया ने आपको कितना हेल्प किया, या व्हाट यू थिंक कि सोशल मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस? सोशल मीडिया ज़रूरी है. सोशल मीडिया बट बैलेंस हर चीज़ का ज़रूरी है. कहते हैं अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप. क्या बात. तो ज़रूरी है, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है कि वो आपको इन एक्शन, जैसे हम बात कर रहे थे ना कि इतना मोटिवेशन का ज्ञान भी ना देख लें कि बेड पे पड़े पड़े 4 घंटे सिर्फ फिटनेस के वीडियोस देख रहे हैं और वेट पुट ऑन करी जा रहे हैं. करेक्ट. तो सोशल मीडिया इसलिए ज़रूरी है बिकॉज आपके कस्टमर्स, आपके यूज़र्स या आपकी ऑडियंस आपको कहाँ पर डिस्कवर करेगी. लेकिन सोशल मीडिया को बैलेंस में यूज़ करना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नई ऑडियंसेस पे पहुंचने के लिए हमें नई स्ट्रैटेजीज, नए ट्रेंड्स, नया क्या चल रहा है मार्केट में, हमारी लर्निंग के लिए. बट वो अगर आप बहुत एक्सेस में यूज़ कर रहे हैं, अगर आप उस पर अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो हमें नहीं यूज़ कर, इतना ज़्यादा हमें टाइम वेस्ट वहाँ पर नहीं करना चाहिए. यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करूँगा. पहले टाइम पे क्या होता था, जैसे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो यूट्यूब इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये अपना इन्फ्लुएंसिंग से पैसे कमाते थे कि हमने किसी की स्पॉन्सरशिप की तो वहाँ से पैसे आए, या यूट्यूब ने पैसे दे दिए. अब चीज़ें बदल रही हैं. अब आप देखोगे कि यूट्यूबर्स जो हैं ये अपने बिजनेस क्लोथिंग लाइन शुरू कर रहे हैं, मोबाइल के कैमरा का या केस का, टेम्पर्ड का, स्किन का बिजनेस शुरू कर रहे हैं.
पहले वो सोशल मीडिया पे पॉपुलर हो रहे हैं थ्रू देयर कंटेंट, उसके बाद वो बिजनेस करना स्टार्ट कर दे रहे हैं अपना। सो यहाँ पर एक नई जनरेशन निकल कर आ रही है जो कि सोशल मीडिया पे भी एक्टिव है और वो अपना बिजनेस भी कर रही है। और क्योंकि सोशल मीडिया में मेरा ये मानना है ना कि आप कितना चमकोगे, आपकी जर्नी 5 साल ज़्यादा मैक्सिमम होती है, उसके बाद लोग बोर हो जाते हैं या उन्हें कुछ और पसंद, उनका फ्लेवर चेंज हो जाता है। या तो आप अपने आप को अपग्रेड करो टाइम के साथ, या फिर आप अपना बिजनेस लेकर आओ सोशल मीडिया में टू अर्न अ गुड मनी, और वहाँ पर एक अच्छा प्रोडक्ट आप क्रिएट करो, लोगों के लिए एक सर्विस क्रिएट करो। ये अब शुरू हो गया है धीरे धीरे और काफ़ी सारे क्रिएटर्स ऐसा कर रहे हैं। और ये भी एक ईजी तरीका है, जो जैसे हम सोचते हैं ना कि फंडिंग चाहिए, पैसे बहुत चाहिए हमें, सोशल मीडिया इज़ द थिंग जहाँ पर आप बिना किसी पैसे के, जैसे मेरा खुद का बिजनेस है, मैंने एक 7,000 रुपये के मोबाइल से शुरू किया था और 0 रुपये से स्टार्ट किया था 3-4 साल पहले, और वो आज आपके साथ बात हो रहे हैं, आज पॉडकास्ट भी हो रहा है, ये सब कुछ उस सोशल मीडिया की ही देन है। तो बहुत बड़ी पावर है सोशल मीडिया, अगर आप उसको सही से यूज़ करते हैं। जितने लोग आप कहते हो ना कि मेरे पास फंडिंग नहीं है, पैसे नहीं है, बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है। आप किसी पूछो क्यों नहीं कर रहे हैं, पैसे नहीं है। यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस विद सोशल मीडिया, बट हम कभी सोशल मीडिया को बिजनेस मत समझो कि सोशल मीडिया ही मेरा बिजनेस है, यूट्यूब पे वीडियो बनाना ही मेरा बिजनेस है। इट इज़ जस्ट फॉर प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट और सर्विस। ओके, दैट्स इट। इतना जब तक आप समझोगे ये खेल, जब तक जो आप बैलेंस की बात कर रहे थे, ये बैलेंस अगर रहेगा देन यू आर गुड टू गो। अभी यहाँ से एक चीज़ और निकल कर आई मेरे मन में कि हमने बात करी कि बिजनेस है, बिजनेस हमने ग्रो किया है, ज़ीरो से किया है, स्क्रैच से किया है। एक चीज़ होती है, कई लोग होते हैं कि वो अपना बिजनेस अगर उन्हें कोई अच्छा मिल गया कि पूरा बिजनेस ही बेच, जैसे मर्जर एंड एक्विजिशन बोलते हो आप, ठीक है। सो अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि कोई आता है हैवी फंडिंग लेके कि 2,500-3,000 करोड़ देंगे आपको, सो क्या आप टैग को देने के लिए तैयार हो? आप शायद, मुझे लगता है आप ना अंतर्यामी हैं, आपको सारी बातें पता हैं। आज से 2 साल पहले से हमें इंडिया के, मैं नाम नहीं लूंगी, बट सारे बड़े बड़े नाम हमें आ चुके हैं। हमें इंडिया में सारे 4-5 जो बड़े बड़े नाम हैं, कॉन्ग्लोमरेट्स के ऑफर्स आ चुके हैं, और बहुत बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स क्या बोला? जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, ओके, जैसे यूनिलीवर्स, लॉरियल्स वगैरह, नाम देखिए आपने बुलवा ही दिए, बट ऐसे और भी बहुत सारे ऑफर्स बहुत बड़े बड़े चेक्स के साथ में आ चुके हैं। बट हम लोग बेचने के लिए नहीं बना रहे हैं ब्रांड। सबसे बड़ा ऑफर कितने का आया था आपको? देखिए, आज से 2 साल पहले ही कुछ 300-400 करोड़ के ऑफर थे हमारे पास, Okay. जब अभी ब्रांड हार्डली कुछ भी नहीं था। उस टाइम पे जब आपके पास में रेंट पे करने के भी पैसे नहीं थे, सैलरी के पैसे भी नहीं थे, तो उतने करोड़ का ऑफर बहुत बड़ा था। बट हम बेचने के लिए बना ही नहीं रहे, वो मोटिवेशन है ही नहीं, वो किक है ही नहीं। और एक्विजिशन, सेल और मर्जर वगैरह ऐसा कुछ है ही नहीं। गोल कुछ और है। गोल है आयुर्वेदा को हर घर तक पहुंचाना। गोल है जो हमने सीखा है वो लोगों तक लेके जाना। टैग को हर घर तक लेके जाना। वो जैसे हर घर तिरंगा बोलते हैं मोदी जी, हम बोलते हैं हर घर आयुर्वेदा। तो वही गोल ओके, है। सो अगर फ्यूचर में भी ऑफर आएगा तो यू आर नॉट ओपन फॉर सेल। ओके, वेरी हम गुड। बिकाऊ नहीं। यहाँ से मैंने आपके इंटरव्यूज देखे थे, यू बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुनने में ऐसी चीज लगती है कि भाई बस सोचो और चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। बट थिंग्स इज वेरी डिफरेंट इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे कई सारे व्यूअर्स भी हमारे ऐसे होंगे जो कि उन्होंने कहा होगा कि यार हमने प्रैक्टिस किया, हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेसफुल हो गया। पर ऑन द सेम हैंड कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो कहेंगे अरे कुछ नहीं होता है, सब फालतू बकवास है। व्हाट इज योर टेक ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसे आपने बोला, ऐसा नहीं है। और वो जो द सीक्रेट मूवी है उसमें दिखाते हैं कि आपने एलिफेंट इमेजिन करा और वो यहाँ पे टपक गया। तो ऐसा तो नहीं होता है। आई थिंक वो थोड़ा सा ड्रामेटिक करके दिखाते हैं। बट आई बिलीव ऐसा होता ही है ना। हम कई साल भी कई बार चीज़ों में लग जाते हैं, बट जो हम मन में चीज़ें सोच रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर ही लेते हैं। हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होता है, बुरा सोचते हैं तो बुरा होता है। कई लोग ना सिर्फ अपने आसपास, अगर जो लोग नहीं बिलीव करते हैं, मैं स्पेशली उनसे बोलूँगी, हमारे आसपास कई ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ बोलते रहते हैं अरे मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, मुझे ये बीमारी है, ये बीमारी है। उनको ना आप देखो हमेशा बस दर्द ही होते रहते हैं। कई लोग बोलते हैं अरे मेरे पास ये है, ये है, ये है। आप देखोगे यार उनके साथ हमेशा बस अच्छा ही हुए रहता है। तो मुझे लगता है कि यू अट्रैक्ट व्हाट यू थिंक अबाउट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू कीप सेइंग। तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास ये ऑप्शन है, तो अगर
ऑप्शन है ना ईदर और, जो मैं कह रही थी कि लाइफ में ऑप्शन होती है, क्योंकि दोनों ऑपोजिट चीजें को एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो फिर आप ऑप्शन है तो फिर अच्छी वाली ही चूज कर लो। तो अगर सपने देखने ही है, मुझे लगता है कि मतलब जॉब वॉब छोड़ के अगर स्टार्टअप शुरू करी ही है तो सपने बड़े ही देख लो। तो ऑप्शन है तो कुछ अच्छा ही सोच लो। तो मैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करती हूँ। क्योंकि और एंड उसका एक और भी रीज़न है, बिकॉज स्टार्टअप लाइफ कई बार इतनी ग्रोइलिंग, इतनी ज़्यादा लो हो जाती है, इतनी क्रशिंग हो जाती है, वो आपको ना आपकी बॉडी में उन पार्ट्स में तोड़ती है जो आपको पता भी नहीं है कि आपकी बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं। आप इतने लोज हिट करते हो ना आपकी फैमिली पर्सपेक्टिव से, आप इमोशनली, फिजिकली, फिनेंशियली, साइकोलॉजिकली, कि हाउ डू यू शो अप टू ऑफिस द नेक्स्ट डे, हाउ डू यू शो अप टू वर्क द नेक्स्ट डे विदाउट लेटिंग एनीबडी एल्स नो व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। तो आपको खुद को तो, एंड आप पॉजिटिव नहीं रख रहे हो सिर्फ खुद को, आप खुद को स्ट्रांग भी रख रहे हो। और आप खुद को फेक पॉजिटिव कितनी बार रखोगे? तो और फेक पॉजिटिव पता चल ही जाता है। तो स्ट्रांग रखने के चक्कर में एटलीस्ट आप खुद को ऑप्टिमिस्टिक रख सकते हो। फेक पॉजिटिव में मैं खास बिलीव नहीं करती हूँ, बिकॉज अगर मैं बहुत परेशान हूँ तो हाँ झूठी स्माइल रख के पॉइंट नहीं है। बट एटलीस्ट ऑप्टिमिस्टिक रख सकते हैं कि यार कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आज परेशान है बट कोई बात नहीं, हफ्ते बाद, महीने बाद या कल इसको सॉल्व कर लेंगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुझे लगता है एटलीस्ट आपको पॉजिटिव या ऑप्टिमिस्टिक सोचने में हेल्प करता है। सो यू प्रैक्टिस इन द टर्म्स कि अच्छा सोचना ही है तो यार अच्छा सोच लो। हाँ, ओके, ऑप्टिमिस्टिक बट मैनी टाइम्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, है ना। हम जैसे कह तो देंगे कि यार अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, ठीक है, बट हमारी लाइफ की सर्कमस्टेंसेज ऐसी हैं कि हमें कैसे अच्छा सोचें, ठीक है, जब मेरे पास खाने के लिए कुछ पैसे नहीं है या वो भी नहीं है तो उसमें डिफिकल्ट हो जाता है। सो वहाँ पे वहाँ पे आप या आपने पास्ट में कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि आजकल बड़ी फेमस हैं कि लिख लो डायरी में अपनी विशेष 5 बार लिखो, 6 बार लिखो, ऐसा कुछ कभी किया? या फिर जैसे आपको कोई चीज़ चाहिए तो उसे जाके एक्सपीरियंस करो तब आप उसके बारे में सोच पाओगे, क्योंकि हम ये भी कह देते हैं बड़ा सोचो, पर देयर आर मैनी पीपल जिनको बड़ा सोचने का पता ही नहीं कैसे सोचना है। वो रेंज रोवर के बारे में सोच ही नहीं सकते बिकॉज उन्होंने या तो कभी देखी नहीं है या फिर कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करी, क्योंकि हमारे पास जो थॉट्स भी आएंगे वो वही चीज़ के आएंगे जो हमने एक्सपीरियंस किया है। सो आप भी कुछ ऐसी छोटी मोटी एक्टिविटी करते थे जो बताना चाहो? आई थिंक जैसे अभी आप बोल रहे हैं तो नाउ आई एम थिंकिंग अबाउट इट। स्कूल में मुझे याद है मैं अपनी स्टडी टेबल के आगे मैंने थर्मोकोल चिपका रखा था, उसके ऊपर चार्ट पेपर लगा रखा था और उस पर मैं हमेशा लिखती थी कम फर्स्ट, कम फर्स्ट। तो दैट्स हाउ मैं खुद को हमेशा मोटिवेट करती थी एंड मैं यूजुअली टॉप 3 में तो आ ही जाती थी, डिस्पाइट मेरे घर में जो भी सिचुएशन चलती थी। सिचुएशंस ठीक नहीं रहती थी यूजुअली। तो वो बार बार एक आइट्रेशन होती थी, दिमाग बार बार बोली जाता था नहीं यार पढ़ाई करनी है, खुद पे फोकस करना है, एकेडमिक्स पे फोकस करना है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से जब अच्छे मार्क्स आएंगे तो अच्छी जॉब मिलेगी, तो फिर घर वालों को अच्छी फ्यूचर दे पाऊंगी। और अगर रेंज रोवर नहीं देखी है तो गूगल कर लो, रेंज रोवर का नाम तो सुना है। और अगर नहीं पता है कि बड़ी गाड़ी को रेंज रोवर कहते हैं तो मोस्ट एक्सपेंसिव कार इन द वर्ल्ड गूगल कर लो। तो मतलब कुछ तो करो, मतलब अपने दायरे शोरूम तो जाके वो एक बार define विजिट करो। कर लो। हाँ, अपने दायरे तो बड़े, एक बार तोड़ो तो सही, शैकल्स तो तोड़ो। मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि जो मैं आपको सच बता रही हूँ अरुण जी, जो मेरे सिचुएशंस थे ना वो अलग थे, वो ऐसे थे वो नहीं कोई विजुअलाइज कर सकता। और उन मतलब हर एक दिन, हर एक रात हाँ, बट एक चीज जो मैं रोज रात को करती थी, मैं रोज रात को विजुअलाइज करती थी कि एक फ्री एनवायरनमेंट कैसा दिखेगा, व्हाट वुड अ फ्री लिबरेटेड एनवायरनमेंट लुक लाइक। उस एनवायरनमेंट में मेरे फादर नहीं थे और एक हैप्पी फैमिली थी। श्रीधा जी, क्या आप ऐसा समझोगे कि आपने बिजनेस खड़ा किया, आप मेहनत अपने स्ट्रगलिंग पीरियड में भी करते थे, जॉब में भी करते थे, आज भी करते हो, तो क्या आप लकी हो गए? डू यू थिंक कि मैं लकी हूँ या भाग्य का मुझे बहुत साथ मिला? मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बहुत मेहनत करते हो तो आप लकी हो जाते हो। अरे वाह! एक टाइम में आंसर किया आपने। सो हमारा यहाँ पर ये आप ईश्वर पे बिलीव करते हो? एक मैं एक
पावर में बिलीव करती हूँ, बट मैं सारे रिलीजन्स में बिलीव करती हूँ। वैसे मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं एक कॉमन पावर में बिलीव करती हूँ। तो अगर मुझे दरगाह दिखती है तो भी मैं माथा टेक लेती हूँ, मैं गुरुद्वारे में भी जाती हूँ, मैं चर्च में भी जाती हूँ। और कोई मैं स्पिरिचुअल एक्टिविटी जो आप करते हो? मैं मेडिटेट करती हूँ, मैं योगा करती हूँ। और जब हम पेट्स की बात कर रहे थे, ओके, वो भी एक तो मैं मेडिटेशन उनकी है। आंखों में जब देखती हूँ और जब मैं सुबह उनको वॉक कराती हूँ तो वो मेरे लिए एक मेडिटेशन है। जब मैं उनके साथ वॉक करती हूँ तो मैं कुछ और नहीं देख पाती, वो मेरे लिए एक मेडिटेशन है। एक शब्द में अगर कहा जाए कि हु इज श्रेधा, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? ओनली इन वन वर्ड। ये तो मैंने कभी सोचा नहीं। सोच लीजिए। आई थिंक आपको एक्सप्लोरर कहना ज्यादा ठीक रहेगा। मैं एक्सप्लोरर ही बोलने जा रही थी। मैं एक्सप्लोरर ही बोलने जा रही एक शब्द में आपके लिए आई गेस ये सबसे ज़्यादा बेस्ट डेफिनेशन है। एंड सो यहाँ पर हमारा एक सेगमेंट ख़त्म होता है पॉडकास्ट का, और हमारा एक सेगमेंट है पॉडकास्ट का जिसमें हम आपसे एक शब्द पूछेंगे। मैं बस एक वर्ड आपको बोलूँगा, हम्म, आपके मन में जो भी आए ख्याल, वन वर्ड हो, हम्म, कुछ डेफिनेशन हो, हम्म, आप उसको वो तुरंत रिप्लीट करनी, ज़्यादा सोचना नहीं है। ठीक ठीक है, है, ठीक है स्टार्ट करें। जी। इंडियन स्टार्टअप, बूमिंग, फ्यूचर ऑफ एआई, ग्रेट, रतन टाटा, लेजेंडरी, एलन मस्क, हसलर, अश्नीर ग्रोवर, ही इज नो फिल्टर्स, शार्क टैंक, अमन गुप्ता, फंडिंग, ग्रोथ, वुमेन एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर, मनी, इम्पोर्टेंट, फैमिली, बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम, आयुर्वेदा, टैक, स्पिरिचुअलिटी, एंकर, एस्ट्रोलॉजी, अरुण जी, पतंजलि, बाबा रामदेव, इंडियन पॉलिटिक्स। नरेंद्र मोदी। अगला पता नरेंद्र मोदी था शब्द। सो थैंक यू सो मच श्रीधा जी हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, और आपके साथ काफ़ी कुछ सीखने को मिला। एंड जाते जाते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि दे आर मैनी जो कि यंग जनरेशन है, जो कि बिजनेस सच में करना चाहती हैं, उनके पास आइडियाज़ भी हैं, कुछ ब्लॉकेजेस हैं उनके मन में, उनके दिमाग में, कुछ घबराहट है कि इस वजह से नहीं शुरू कर पा रहे हैं। आप कुछ 3 स्टेप या 3 कोई पॉइंट अपनी तरफ से जो यूथ को बताना चाहो कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो यू शुड डू दिस, दिस एंड दिस, प्लीज। So first of all, thank you so much for having me. 3 चीज़ें जो मुझे लगता है कि everybody should keep in their mind. First is never ever stop learning. जिस दिन आपको लग जाएगा कि आपका घड़ा भर गया है, उस दिन से आपकी रिवर्स जर्नी शुरू हो जाएगी। सेकेंड इज नेवर गिव अप, बिकॉज जिस दिन आप गिव अप करोगे, क्या पता उसके अगले दिन ही आप सक्सेसफुल होने वाले थे। तो बस एक दिन और ट्राई कर लो, बिकॉज उम्मीद एक बहुत बड़ी चीज़ है। और अगर थॉमस एडिसन ने 9999 टाइम के बाद गिव अप कर दिया होता, तो फिर 10,000th टाइम पे हमें बल्ब नहीं मिलता, राइट? एंड थर्ड थिंग वुड बी दैट कोई आपकी प्रॉब्लम्स आपके लिए सॉल्व नहीं कर सकता। सो प्लीज डोंट एक्सटर्नलाइज योर प्रॉब्लम्स एंड प्लीज डोंट वेट कि कोई और आएगा मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। जस्ट गेट अप एंड गेट योर सेल्फ मूविंग, एंड द प्रॉब्लम्स दैट यू आर वेटिंग टू बी सॉल्व्ड वो आप ही कर सकते हो। सो टेक कंट्रोल, टेक चार्ज एंड चेंज द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच श्रीधा जी। मैं अपनी ऑडियंस से बोलना चाहूँगा कि श्रीधा जी के पूरे पॉडकास्ट में आपको क्या ऐसा लगा कि यार ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था, या ये चीज़ नई सीखने को मिली मुझे, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और श्रीधा जी को हम दोबारा कब बुलाएंगे, आपको श्रीधा जी कितनी पसंद आई, आप ज़रूर बताइए। डू यू नो अबाउट द टैग, या आपको टैग के बारे में पहली बार यहाँ पे पता चला? आप अपने सारे एक्सपीरियंसेस, फीडबैक्स हम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। श्रीधा जी बहुत 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 मैं थैंक यू बोलूँगा। आप फर्स्ट बिजनेस पर्सन हो, नॉट अ वुमेन, फर्स्ट बिजनेस पर्सन हो जो हमारे पॉडकास्ट पे आए हैं, और मैं ज़रूर चाहूँगा कि फ्यूचर में भी आप ज़रूर आएँ विद मोर नॉलेज, मोर इनलाइटनिंग फीचर्स एंड एवरीथिंग। राधे राधे।